हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, आज फिर से हम अपने YouTube चैनल स्टार एकेडमी 583 पर 10th क्लास की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पहले चैप्टर से ही आपकी तैयारी कराते चल रहे हैं, तो सभी हमारी क्लासेस को कंप्लीटली देखें और शेयर करें। ठीक है, तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, बहुपद क्या होता है यानी कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के प्रकार कितने होते हैं, पॉलिनोमियल होते क्या क्या हैं और कौन से होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हम आपको क्लियर कराते चलेंगे, तो सभी हमारे साथ जुड़े रहें और क्लासेस को अच्छे से समझें। ठीक है, देखिए काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इजी भी है समझने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कराते हुए चलेंगे कि बहुपद होता क्या है यानी कि पॉलिनोमियल क्या है। तो देखिए पॉलिनोमियल है क्या, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे, पॉलिनोमियल होते क्या है और इसकी डेफिनेशन हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं पॉलिनोमियल। आपने सुना होगा चर यानी कि वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं आपके, मैं आपको बता देता हूं। वेरिएबल्स होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट आपने सभी ने सुनी होंगी और याद भी सभी को होंगी, ए से लेकर स्मॉल जेड। ठीक है, ए टू जेड तक जितनी भी आपकी स्मॉल अल्फाबेट होती है वो सभी आपके क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, सॉरी वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, सभी वेरिएबल्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक जितनी भी आपकी स्मॉल अल्फाबेट होती हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा वर्ड आता है इसमें एचर। एचर क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये भी समझा देता हूं मैं आपको। कांस्टेंट क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर जो अपने आप में एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं और वो बहुपद के अंदर आते हैं, तो जो हमारे बहुपद जो बनते हैं वो हमारे वेरिएबल्स यानी कि जो हमारे चर होते हैं और एचर होते हैं, उनसे मिलकर के हमारे क्या बनते हैं, बहुपद बनते हैं। अब बहुपद बनते कैसे हैं ये भी समझाऊंगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अभी एग्जांपल भी समझेंगे, अभी हम इसकी डेफिनेशन समझा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, चर एचर या चर के गुणांक, गुणांक होते हैं कोफिशिएंट। क्या होते हैं, कोफिशिएंट। तो गुणांक यानी कि चर के गुणांक, जो भी चर की गुणा में जो भी संख्या होती है वो उसका गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट होता है, वो भी बताएंगे। सब एक एक कॉन्सेप्ट आपका आगे आने वाला है बिल्कुल क्लियर। तो अभी हम आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं क्या होती है। तथा ऋणोत्तर घातांक, ऋणोत्तर होता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव क्या होता है, यानी कि जो माइनस का ना हो, घात कैसी ना हो, माइनस की ना हो। घातांक के जोड़, जोड़ यानी कि एडिशन, ऐड यानी कि प्लस। क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज लगेंगी, क्या क्या ऑपरेशन इसमें लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद घटाओ, घटाओ क्या होता है यानी कि माइनस। ठीक है, या फिर गुणन, गुणन क्या होता है यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बीजगणितीय व्यंजक आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, बीजगणितीय व्यंजक। तो जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उनमें क्या क्या ऑपरेशंस लगते थे, उनमें प्लस लगता था, माइनस लगता था, मल्टीप्लीकेशन का यूज होता था। तो इन सब से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, उसको हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए कैसे, चर एचर, चर होते हैं जो आपकी स्मॉल अल्फाबेट होती हैं, ए से लेकर जेड तक, वो सभी आपके वेरिएबल्स यानी कि चर कहलाते हैं। और कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो फिक्स वैल्यू होती है अपने आप में ही, जो बदलती नहीं है। जैसे कि हमने 5 लिख दिया तो 5 फिक्स है,
इसका अपने आप में पूरा मान है, ये पूरी वैल्यू अपने आप में हमने लिख दिया 10, तो 10 यहाँ पर अपने आप में एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, समझ रहे हो ना सभी, इस बात पे बिल्कुल फोकस करेंगे, एक बात पे फोकस करके समझेंगे, बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन जो पूरा होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए वेरिएबल्स जो वैल्यू होती है ये बदली जा सकती है, ये बदल जाती है, ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म रहती है वो अपने आप में ही एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर हमने 5 लिख दिया तो 5 ही रहेगा, हम उसको नहीं बदल सकते। अगर 10 दिया हुआ है तो 10 ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहेगा, हम उसको नहीं बदल सकते। क्या रहेगा? वो फिक्स वैल्यू रहेगी। तो ये होते हैं आपके कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वैल्यू, और ये होते हैं आपकी वेरिएबल्स वैल्यू, ठीक है, समझ में आई बात। अब उसके बाद दूसरे शब्दों में देखो, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, यदि किसी व्यंजक के, व्यंजक यानी कि बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते थे वो हमारे किन से बनते थे? वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि चर और अचर से मिलकर ही बनते थे, और उनमें क्या क्या ऑपरेशन लगते थे? प्लस यानी कि जोड़, घटाओ यानी कि माइनस, और गुणन यानी कि मल्टीप्लीकेशन, इन सभी का तो यूज होता था उसमें, और उनसे ही मिलकर के हमारे क्या बनते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते थे, और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात, अब जो आपका व्यंजक होता है यानी कि व्यंजक यानी कि बहुपद, क्या? बहुपद, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, जो आपका व्यंजक होता है यदि उसमें सभी पदों की घात, अब देखिए इनसे क्या बनते हैं, यहां पर बात आ गई पद यानी कि टर्म्स, टर्म्स पद क्या होते हैं? अब आप सोच रहे हैं कि इसमें नया नाम आया कि पद क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जो आपके टर्म्स जो बनती हैं वो आपकी वेरिएबल यानी कि चर और एचर से मिलकर के बनती हैं, समझ रहे हो। जो आपके पद होते हैं वो किन से मिलकर के बनते हैं? चर और एचर से मिलकर के बनते हैं, और उनमें क्या क्या ऑपरेशंस हम लगाते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन का यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम पदों की घात, घात यानी कि उनकी जो डिग्री होती है, ये भी पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम आगे आएगा टॉपिक, आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। तो सभी पदों की घात, जितने भी उसमें टर्म होंगे बहुपद में, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बहुपद आपका कितने भी टर्म का हो सकता है, इनफाइनाइट टर्म भी हो सकती है बहुपद में आपकी, ठीक है। उसके आधार पर ही हम उनको नाम भी देंगे, आगे आएगा वो। एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर हो, जो बहुपद हमें दिया हुआ है उसमें जितने भी पद हैं उन सभी की घात यदि धनात्मक पूर्णांक होती है तो वह एक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। अब देखो बहुपद होता कैसे है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा 2x² - x + 1, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा अभी हमने। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस बहुपद में कितनी टर्म है? 1, 2 और 3, ये हमारा 3 टर्म यानी कि 3 पद का बहुपद है। ये भी आगे आएगा, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिखा भी आपको समझाने के लिए। अब देखो इसमें क्या क्या ऑपरेशन लगे, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जोड़ यानी कि प्लस का भी यूज हो रहा है, और घटाओ यानी कि माइनस का भी यूज हो रहा है, और यानी कि गुणन, और इनकी देखो गुणा में भी है तो गुणा का भी यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन गुणा में केवल ये जो हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म जो होती है, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, ये आपका एक पद कहलाता है। ये किसके साथ है? ये आपके एचर के साथ है, वेरिएबल के साथ है, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। यहां पर जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी ये होगी 1, कांस्टेंट टर्म, एचर, एचर पद। एचर पद कौन सा होगा इसमें? इसमें एचर पद होगा आपका 1। अब 1 कैसा होगा? देखिए जिस पद के साथ कोई भी वेरिएबल ना जुड़ा हो, कोई भी उसके साथ कोई भी वेरिएबल साथ में ना हो, उसके कोफिशिएंट उसके गुणांक में ना हो, तो वो टर्म आपकी कौन सी टर्म कहलाती है? कांस्टेंट टर्म, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं हम अचर पद। अब जो वैल्यू होती है, जो बाकी के पद होते हैं, उनके साथ चाहे आपका वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म हो तो वो आपका वेरिएबल टर्म में आएगा, क्योंकि यहां पर जो x है हमारी, इस x में हम कोई भी वैल्यू रख करके इसका मान हम बदल सकते हैं,
लेकिन ये जो 1 है ये अपने आप में ही कांस्टेंट टर्म रहेगी, इसका मान हम कभी भी नहीं बदल सकते। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है याद रखना, कांस्टेंट टर्म का मान कभी भी नहीं बदला जा सकता, और जो आपकी वेरिएबल टर्म होती है उनका मान हम बदल सकते हैं। अब ये जो इसके ऊपर ये छोटी सी जो घात लिखी हुई है, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये आगे आएगा, अभी बताऊंगा सारी चीजें। ये होती है इसकी घात। अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए पहले हमने पढ़ा चर एचर यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट, चर के गुणांक देखो ये गुणा में है, चर की गुणा में क्या है 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इसको क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि चर के गुणांक को क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। चर की गुणा में क्या है, यहाँ पर चर क्या है हमारा x है, और x की गुणा में क्या है 2 है, ये चर का गुणांक कहलाएगा। तथा ऋणोत्तर घातांक होता है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, भी इसको हम कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव पावर भी इसको हम कह सकते हैं, या नॉन नेगेटिव डिग्री भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर घातांक क्या है आपका नॉन नेगेटिव पावर। तो पावर कैसी होगी यहाँ पर, नॉन नेगेटिव का मतलब माइनस की नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। घातांकों के जोड़ घटाओ, देख लो जोड़ और घटाओ, यहाँ भी प्लस हो सकता है, कहीं भी प्लस हो सकता है, कहीं भी माइनस हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ पर लगा हुआ है तो यही माइनस होगा, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो यहीं पर प्लस होगा। ये आपका प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, और इसमें कितनी भी टर्म हो सकती है, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को, ये आपका बीजगणितीय व्यंजक भी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बीजगणितीय व्यंजक भी कहलाता है, और बीजगणितीय व्यंजक को ही हम बहुपद भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका आ जाता है कभी कभी। ठीक है, को बहुपद कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर कहें दोनों ही बातें, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात, देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात, ये इसके पद हैं, और इनकी घात अगर हम देखेंगे तो डिग्री जो है एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर हम इनकी घात देख रहे हैं तो सभी कैसी हैं, प्लस की हैं। कैसी है, यहाँ पर x की घात 2 है तो प्लस की है, यहाँ पर x की घात, जहां पर वेरिएबल की कोई भी घात लिखी भी नहीं होती है वहां पर 1 होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आगे लिखकर दिखाता हूं इसी बहुपद को, 2x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर जो देखिए इसने हमें दी हुई है 2, अगर एक से ज्यादा घात होती है वेरिएबल की तो आपको लिखी हुई मिलेगी, लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल की पावर यानी कि चर की घात, चर यानी कि वेरिएबल, चर की घात आपकी 1 होती है, उसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, और वो 1 के रूप में होती है। ठीक है, अगर कोई भी हमें चर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो वहां पर समझ जाओ उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है, और कैसी है यहाँ पर प्लस की है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात, यहाँ पर पद देख रहे हो आप 3 पद है, और यहाँ पर सभी पदों की घात, अब घात किन की होती है, चर वाले पदों की तो होती है, एचर वाले पद में तो कोई घात नहीं होती, चर की तो घात देखेंगे यहाँ पर। तो जो चर वाले पद होते हैं और उनकी सभी की घात कैसी होनी चाहिए, प्लस की, यानी कि धनात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अब देखो ये भी प्लस की है, जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस भी होता है, प्लस को हम लिखते नहीं है। ठीक है, अगर बीच में आता है तो लिख देते हैं। तो 2x की पावर 2 और माइनस x की पावर 1 और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो इन दोनों पदों की घात कैसी है, धनात्मक है या नहीं है, ये वाली बात तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, जो सभी पद हैं उनकी घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद कहलाता है, जिसमें सभी पदों की घात पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है या धनात्मक पूर्णांक होती है, तो वह बहुपद कहलाता है। तो ये क्या है, आपका एक बहुपद है, और इसी को ही हम बीजगणितीय व्यंजक भी कहते हैं। देखिए ये क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, अब इसके बाद अगला टॉपिक चलता है, इनके बारे में चलेगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इनकी घातों के आधार पर कैसे देखते हैं, पदों के आधार पर हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, कितने प्रकार के आपके बहुपद होते हैं। तो देखिए ये क्लास आपकी जो यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, तो सभी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। तो देखिए इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है, और इसके बाद मैं आगे इनके बारे में आपको और बताता हूँ और अच्छे से डिफाइन करता हूँ मैं इनके बारे में। तो इसके एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेंगे।
सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ी सी कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए अब और क्या बताना चाहता हूं मैं, डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। यहां से अगर छोटे दूसरे शब्दों में कहें यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात यानी कि डिग्री एक धनात्मक पूर्णांक होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, तो हमारा बहुपद कहलाता है। सीधी सी बात है, सिंपल सी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कुछ बहुपद ऐसे लिखता 2x की पावर -2 प्लस के 3x माइनस के 2, तो क्या ये आपका बहुपद होगा या नहीं होगा। यह मैं और लिख लेता हूं, जैसे कि मैंने लिखा √2x प्लस के 3 माइनस के 9x, ठीक है। एक बहुपद मैंने ये लिखा, यह मैंने लिखा √4x स्क्वायर माइनस के 2x, ये लिखा मैंने। या मैंने और भी लिखी संख्याएं 2x की पावर 2 -2 प्लस के 1 और बटे में 3, ठीक है। कुछ संख्याएं मैंने और भी लिखी, कुछ बहुपद। अब देखिए यहां पर भी हमें एग्जाम में आ जाता है इस टाइप का बहुपद, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो वहां पर जब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, या हम इनको समझते हैं करने के लिए, डेस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन भी हम करते हैं तो किस तरीके से समझते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा बहुपद है और कौन सा नहीं है। देखिए हमने भी साफ साफ पढ़ा था यहां से कि जिन पदों की घात पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। अगर बहुपद में किसी भी पद की घात माइनस की हो जाती है, बहुपद में किसी भी पद में चर की घात माइनस की हो जाती है, चर मैंने आपको बताया जैसे कि हमारा पहला बहुपद है ये। अब अगर हम इसकी घात देखें चर की, तो चर की घात कितनी है, -2 आ रही है, नेगेटिव इंटीजर आ रही है भाई। नेगेटिव इंटीजर है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए चर की घात कैसी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 2x की पावर 2 प्लस 3x और -2, अगर ये प्लस की होती तो ये हमारा बहुपद हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर घात आपकी माइनस के आपको दिख जाए, बहुपद में किसी भी पद में चर की घात आपको माइनस की दिख जाए, तो वो हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। अब दूसरे की बात आती है, देखिए यहां पर इस पे अंडर रूट है, अगर किसी चर पे आपका अंडर रूट दिख जाए और उसका हम कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ऐसा पद भी या ऐसा बहुपद भी हमारा तो ऐसे पद जिसमें होते हैं वो हमारा बहुपद नहीं होता। जिसमें चर वाले बहुपद में किसी पे भी आपको अंडर रूट दिख जाए, या पावर माइनस की नजर आ जाए, या चर अंडर रूट में दिख जाए, तो ऐसा बहुपद आपका बहुपद नहीं होगा। यानी कि ऐसा जो पद होते हैं वो आपके बहुपद में नहीं आते हैं। तो बहुपद होने के लिए हमारी घात जो उसकी कैसे होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें √4x² की, तो यहां पर हम जब इसको देखेंगे ध्यान से, मैंने भी क्या बताया, जिन टर्म्स का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ऐसे पद जिनमें हो वो आपके बहुपद नहीं होते हैं। लेकिन जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिखा था, तो यहाँ पर 2x हम इसको लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और x² अगर हम स्क्वायर से इसका क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो केवल x बाहर आएगा, तो क्या बचेगा -2x। तो इसलिए क्या है, हमारा बहुपद है। क्या होगा, ये हमारा बहुपद है, जिसमें अंडर रूट से बाहर आ जाए सोल्व करने पर, यानी कि जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी आपके बहुपद होते हैं। लेकिन अगर अंडर रूट से आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, कोई भी चर आपका अंडर रूट में दिख जाए, चर क्या होते हैं, जितनी भी आपकी स्मॉल अल्फाबेट होती है, कुछ भी चर हो सकता है, मैंने यहाँ पर x लिया है, x की जगह आपको कुछ भी मिल सकता है, a से लेकर z तक कोई भी चर आपको देखने के लिए मिल सकता है बहुपद में। यहां तक बात क्लियर हो रही है सभी को, ठीक है। और एचर यानी कि कांस्टेंट वैल्यू मैंने आपको बताई दी है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3 है। क्या है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, 3, यानी कि जो अपने आप में ही फिक्स होती है, जिसको हम बदला नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो ये भी ये आपका बहुपद होगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2x में से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
ठीक है, तो ऐसा बहुपद जो जीरो होता है उसको हम शून्य बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? शून्य बहुपद या फिर जीरो पॉलिनोमियल भी हम इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें चर की घात कितनी है? माइनस की है। कैसी है इसमें चर की घात? माइनस की 2 है। और हमने क्या बताया? नेगेटिव है। और बहुपद होने के लिए चर की घात कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, तभी वो हमारा बहुपद होगा। अगर चर की घात माइनस की हो जाती है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, देखिए 3/x⁻² और +3। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए क्या हमारा बहुपद होगा या नहीं होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे इसके बारे में? आप सभी देखेंगे कि भी चर की घात -2 है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अगर मैं कहूं कि हमारा बहुपद है तो आप क्या सोचेंगे कि सर पता नहीं कैसे बता रहे हैं, अभी तो सर ने बताया कि चर की घात पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो चर की घात माइनस की हो रही है। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है जब आपको इस टाइप की कांस्टेंट आ जाए, इस टाइप की टर्म आ जाए, इस टाइप की टर्म आ जाए, नीचे जो आपका जो पद है उसमें कोई भी चर की घात आपको माइनस की दी हुई है, तो उसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। कैसे? देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3, ये 3 के अपॉन में है, डिवाइड में है, ठीक है। तो हमने भी बताया था जोड़ घटाओ या गुणन, और यहाँ पर देखिए भागफल वाला ऑपरेशन भी लग गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये घात ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? +2 हो जाएगी, और आगे क्या है? +3। अब देखो पॉजिटिव हो गई या नहीं हो गई? ऊपर से नीचे नहीं ले जा सकते, पूरी हमें जो पद इस तरीके से लिखना होता है, लीनियर फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो हम नीचे से तो ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से यहाँ पर बहुपद में नीचे लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि हमें जो अगर पावर प्लस की हो रही है ऊपर ले आने पर तो हमारा बहुपद होगा, अगर ऊपर से नीचे लाने पर प्लस की हो रही है तो तब भी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ले आने पर घात कैसी हो जाएगी? माइनस की होगी, और चर की जो घात होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है बहुपद होने के लिए। तो इसलिए इस टाइप के जो पद होते हैं, इस टाइप के जो टर्म होती हैं आपकी, वो भी आपके बहुपद में ही आती है, तो इसलिए ये भी आपका बहुपद होगा। ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये भी है, ये भी है बहुपद, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बहुपद के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद हम थोड़ा और भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये भी थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए अब यहां से आगे चलते हैं। बहुपदों के बारे में हमने सीखा कि बहुपद क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस लगते हैं इसमें, हमको अच्छे से आ गया है ये सभी। अब हम सीखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? देखिए एक होता है आपका शून्य बहुपद, जिसको कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो क्या होता है? जीरो तो जीरो होता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है आपका 0x², या ऐसे भी हो सकता है आपका 0x⁻3। ये सभी क्या है? आपके जीरो बहुपद मानते हैं, ठीक है, जिसमें चर की घात भी जीरो हो जाए और वो बहुपद भी, यानी कि जो टर्म उसमें हमें दी हुई है वो सब जीरो हो जाए। तो ऐसा बहुपद आपका कौन सा कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है, या फिर जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। दूसरा होता है आपका द्विपद
द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिस पद में चर की घात 2 होती है, सबसे बड़ी घात 2 होती है। जैसे कि हमने लिखा 3x की पावर 2 माइनस के x प्लस के 3। ये कैसा बहुपद है? आपका द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो जिसमें चर की घात 2 होती है, सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 2 होती है, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी 2 घात होती है, द्विघात। ठीक है, तो जिसमें जिस बहुपद में भी आपकी चर की घात ज्यादा से ज्यादा 2 हो, वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, और ये जो होता है आपके इस वाली फॉर्म में होते हैं ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, अब आगे चलते हैं त्रिघात। त्रिघातीय बहुपद। ट्राइपॉलिनोमियल्स। ठीक है, ट्राइपॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनमें चर की घात 3 होती है। जैसे कि हमने लिखा 4x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 प्लस 9x और प्लस के 3। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 3 होती है, वो आपके ट्राइपॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात कितनी होती है? देखिए, जो बहुपद होते हैं उसमें जो पद होते हैं उसकी हम सबसे बड़ी घात देखते हैं। कौन सी देखते हैं? सबसे बड़ी डिग्री देखते हैं। छोटी वाली जो डिग्री होती है उनको हम छोड़ देते हैं, उसी के आधार पर हम पता लगाते हैं कौन सा बहुपद है। अब उसके बाद आते हैं हम पदों के आधार पर। पदों के आधार पर कौन कौन से आपके बहुपद होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? देखिए, सबसे पहला आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, या हम इसको एक पदीय बहुपद भी कहते हैं। एक पदीय, जिसमें केवल एक पद होता है, वो आपका मोनोमियल कहलाता है। जैसे कि आपका हो गया 4x², 2x, 9a, 4b की पावर 9, कितनी भी लिख सकते हैं पावर, तो जिनमें केवल एक पद हो, वो आपके कौन से बहुपद कहलाते हैं? मोनोमियल पॉलिनोमियल, यानी कि एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। दूसरा आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनमें 2 पद हों, या हम इसको हिंदी में कहते हैं द्विपद, यानी कि 2 पद वाला। जैसे कि हमने लिखा है एग्जांपल 4x माइनस 2, 9x प्लस 3। ये सब कैसे हैं? या और भी लिख सकते हैं आप 6x की पावर 2 प्लस के 6, या 10a की पावर 10 माइनस के 4। इन सभी में क्या है? केवल आपके 2 टर्म है। कितने पद हैं? केवल 2 पद हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? द्विपद या बाइनोमियल्स कहते हैं। जिनमें केवल एक पद होता है उनको क्या कहते हैं? एक पदीय या मोनोमियल कहते हैं, और जिनमें 2 पद होते हैं उनको द्विपदीय या बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? देखिए, बाइनोमियल यानी कि मोनोमियल यानी कि 1, बाइनोमियल यानी कि 2, और ट्राइनोमियल यानी कि 3 पद। इसमें कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। इसको कहते हैं हम त्रिपदीय। त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय में क्या होता है? देखिए, इसमें केवल कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। जैसे कि हमने लिखा 3x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस के 3। कितने पद है? 1 2 3। पद जो माना जाता है, ये माना जाता है उनके बीच में तो माइनस लगा हुआ हो या प्लस लगा हुआ हो।
ये जो टर्म है ये पूरी एक टर्म होती है, माइनस के बाद दूसरी टर्म होती है और प्लस के बाद तीसरी टर्म होती है। उनके पीछे प्लस या माइनस कुछ भी लगा हुआ होना चाहिए, वो पूरी एक टर्म कहलाती है। ऐसा नहीं जैसे कि ये 3 ये एक अलग होगी, ये x स्क्वायर ये अलग होगी, नहीं, ये इसकी गुणा में ही होता है, ये एक ही टर्म होती है पूरी। ठीक है, तो जिसमें 3 पद होते हैं वो क्या कहलाता है आपका ट्राइनोमियल या त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा आपका एक पदीय बहुपद है। ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका ठीक होगा। ऐसी बाइनोमियल में पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा द्विपदीय बहुपद है, तो आप पता लगाएंगे जिसमें केवल 2 पद होते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि बताइए ट्राइनोमियल बहुपद जिसमें 3 घात होती है, सॉरी 300 गलत बोल गया, जिसमें 3 पद होते हैं, तो कौन सा होता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। घातों के आधार पर हम ऐसे देखते हैं, यदि चर की घात 0 होती है तो आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। देखो यहाँ पे तो 0 ही है पूरा पद, अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, चलो ये तो 0 ही है, ठीक है, जिसमें 0 ही आ जाए वो आपका कौन सा होता है, 0 पॉलिनोमियल होता है। द्विघातीय बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है, सबसे बड़ी चर की घात 2 होती है और द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिसमें चर की घात 3 होती है वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि 3 ही पद वाला हो, 4 पद भी हो सकते हैं, 5 पद भी हो सकते हैं बहुपद में, 6 पद भी हो सकते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वो 3 पदों तक ही पूछा जाता है क्वेश्चन, और उसके बाद तो आपके बहुपद कहलाते हैं। ये सभी 4 घात वाला, 5 घात वाला, 6 घात वाला, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके बहुपद कहलाते हैं। और कुछ बहुपदों के नाम होते हैं, जैसे कि 1 पद वाले का मोनोमियल, 2 पद वाले का बाइनोमियल और 3 पद वाले का ट्राइनोमियल। तो ये कुछ प्रकार थे बहुपदों के, ठीक है। और यहीं पर ही मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूंगा, बस इसका स्क्रीनशॉट लो 1 सेकंड में। तो सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं और फिर मैं यहीं पर लास्ट कर देता हूं आज के टॉपिक का। देखिए बहुपदों की घातों के बारे में बात करेंगे। बहुपदों की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ऐसा आपका आ जाता है। देखिए मान लीजिए हमें कोई बहुपद दे दिया, जैसे कि हमने लिखा 6a की पावर 6 प्लस 2a की पावर 9 माइनस 6a की पावर 2 और प्लस 3a की पावर 1, ये ऐसे छोड़ दो a लिख करके। अब इसमें हमने पूछ लिया कि बहुपद की घात बताओ भी कितनी होगी, तो आप कैसे बताएंगे। अभी हमने बताया बहुपद में जो जिस पद की सबसे बड़ी घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद में किस पद की सबसे बड़ी घात है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बाकी जितनी भी छोटी घात है उन्हें उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें पता लगाना है कि इस बहुपद की घात क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता करने के लिए केवल आप उस पद को देखेंगे जिस पद में चर की घात सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर किस पद की घात सबसे बड़ी है, 9, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, घात बराबर होगी इसकी 9, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 2 माइनस 6x की पावर 3। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है चर की, देखो 3 छोटी है, 2 भी छोटी है, 5 सबसे बड़ी है। यहाँ पर 5 क्या है, सबसे बड़ी घात है। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, घात बराबर होगी इसमें 5। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी आएगा करने के लिए और एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो आज हमने सीखा इस क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हमने किया कि बहुपद होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस हमने सीखी, और
उनके घातों के आधार पर हमने उनको देखा और पदों के आधार पर हमने उनको देखा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में हमने आपको बताया कि बहुपदों की घात किस तरीके से बहुपद में हम पता कर सकते हैं कि किस बहुपद की घात कितनी है। जो बहुपद में जिस चर की सबसे बड़ी घात होती है वो उतनी ही घात का बहुपद कहलाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी थी, 9 थी, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 9 होगी। देखिए इसमें और भी घातें दी हुई हैं 6, 2, 1, लेकिन हमें सबसे बड़ी घात से मतलब होता है बहुपद की घात लिखने के लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखने के लिए सबसे आसान है कि जिस पद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी घात को देख लो बस। तो यहाँ पर चर की घात सबसे बड़ी क्या है, 9 है, और इस पद में सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, तो बाकी का जो चैप्टर की एक्सरसाइज बची हुई है या एक दो टॉपिक या एक दो कंसेप्ट और बचे हुए हैं इसके पॉलिनोमियल के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज की क्लास में आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और बाकी की जो हमने वीडियोस डाली हुई हैं वो भी आप पहले चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज की वो भी आप क्लियर करें अपनी जो हमारी लास्ट वीडियोस है उनको देखकर, और इस वीडियो को भी काफी अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी नोटबुक में इसको नोट करके लिखेंगे जो हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज भी कराएंगे और क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही बताना चाहेंगे आपको, और जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं या हमारे चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही, शुक्रिया।